हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 10th पेंटिंग के एमसीक्यूज। बट उससे पहले कल मैं लाइव आई थी तो सबने मुझसे पूछा कि मैम हमें तैयारी कैसे करनी है। आपका कल हिंदी का एग्जाम है और उसके बाद आपके पास पेंटिंग एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले चैनल पे जाके सारे वीडियोस का रिवीजन वाला देखो जिसमें आपके नोट्स हैं। ठीक है, कि आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, उसका एक क्विक रिवीजन देख लो। सारा सारा वो देखने के बाद एक वन शॉट मैराथन डली हुई है चैनल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैराथन है, प्लीज उसको आपको देखना ही देखना है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हुए हैं। इवन जितने भी बच्चों से मैंने पूछा था कि उनके प्री बोर्ड के पेपर कैसे गए, सबने बोला है कि 98 99 100 मार्क्स आए हैं और उसी मैराथन में से क्वेश्चंस बने हैं। आपको अगर मैं बोलूं तो जो मैंने 2 सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाए हैं क्लास 10th के, 2 नहीं इवन 3 सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर, मैराथन और रिवीजन की वीडियोस देख लोगे, मोर देन सफिशिएंट है टू गेट अ 98 मार्क्स। बट अब मैं कह रही हूँ 1-2 नंबर के डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज में आ जाते हैं। एमसीक्यूज में बहुत बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो जिस भी बच्चों को डाउट है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, या फिर मैं बोलूं बोधिसत्व पद्मानी या इंडियन स्टोरी आर्ट में डाउट्स हैं, वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। ये वीडियो इज वन शॉट मैराथन वीडियो ऑफ 1 मार्कर क्वेश्चन। 1 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यूज के क्वेश्चन, जितने भी मुश्किल क्वेश्चन जो 1 नंबर में आ सकते हैं, ये एक फुल रिवीजन है। तो मैं चाहती हूं बच्चों की आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो। एक चीज मुझे बच्चे ने बहुत ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे बच्चे कि आपकी मैम पीपीटी जो होती है ना, कलरफुल नहीं होती है, फूल पत्ते नहीं बने होते। भाई हम पढ़ने आए हैं, है ना, राइट? इट इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप पढ़ने आए हो। मेरा यहाँ पे सजावट करके या फिर आपका ध्यान भटकाने की वो नहीं है कि आप लोग डेकोरेशन देखो पीपीटी की। आपका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए और क्वेश्चंस पे होना चाहिए। टाइम कम बचा है तो प्लीज डेकोरेशन और इन सब चीज़ों पे ध्यान हटाओ, सिंपल ध्यान दो कि आपसे क्वेश्चन बने और सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे मैं अभी 150 एमसीक्यू लेके बैठी हूँ, 150 एमसीक्यू, जो कि सारा का सारा पेंटिंग का करिकुलम में से निकाला है। 150 एमसीक्यू है, हर यूनिट में से 50 एमसीक्यूज निकाले हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ के करोगे मेरे साथ, आपका 1 मार्क भी नहीं कटेगा ड्राइंग के, पेंटिंग के पेपर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट के एलिमेंट्स ऑफ आर्ट से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? विच एलिमेंट ऑफ आर्ट इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट थ्रू स्पेस? क्या कह रहा है? पाथ की बात कर रहा है, मतलब कोई रास्ता, एक मूविंग पॉइंट, एक पाथ। जहां पे भी वर्ड आ रहा है पाथ, पाथ का मतलब ये होता है रास्ता, और रास्ता किससे बनता है? लाइन से। ठीक है, मूविंग पॉइंट थ्रू स्पेस, एक पॉइंट जो कि स्पेस में चल रहा है, जो कि एक पाथ बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बना रहा है, राइट? विच टाइप ऑफ लाइन इज जनरली एसोसिएटेड विद पीस, काम एंड रेस्ट? ऐसी कौन सी लाइन है जो कि पीस, कामनेस और रेस्ट के लिए बेसिकली एसोसिएटेड होती है? तो आपको पता है टाइप ऑफ लाइंस के बारे में, हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, डायगोनल लाइन होती है, जिगजैग लाइन होती है। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो कि हमें बेसिकली कामनेस दे, या फिर पीस दे, या फिर रेस्ट पोजीशन? रेस्ट मतलब सो रही है एक लाइन, तो वो क्या है? स्लीपिंग लाइन। हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग स्लीपिंग ऐसे करके सोते हैं ना, तो फिर वो एक डायरेक्शन क्या है आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। डायगोनल लाइंस इन एन आर्टवर्क यूजुअली सजेस्ट, जितनी भी अगर आप आर्टवर्क्स देखो उसमें जो डायगोनल लाइन होती है, डायगोनल लाइन होती है, वो क्या सजेस्ट करती है? स्टिलनेस, एक जगह पे बैठे हुए हो। एक्शन एंड मूवमेंट, एक्शन एंड मूवमेंट शो करती है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी शो करती है, या सैडनेस? आपकी जो डायगोनल लाइन शो करती है वो क्या करती है? ग्रोथ, कि धीरे धीरे ये एक्शन ले रहा है, मूवमेंट ले रहा है, राइट? आपने पहले रिवीजन किया, फिर आपने मैराथन किया, अब आपने एमसीक्यू किया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है भाई। मैं आपको बता रही हूँ, क्लास 10th के एक भी बच्चे का पेंटिंग में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, अगर आपने ढंग से इस चैनल से सारी रिवीजन करी है। मैं जब लाइव आ रही हूँ आप मुझसे डाउट्स पूछो, और जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आई एम गिविंग यू श्योरिटी। जिस बच्चे में सारा पढ़ा होगा, रिविजन करा है और 1 शॉट मैराथन देखी है, आई डोंट थिंक सो उसका 1 भी नंबर कटेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? डायगोनल लाइंस क्या है? एक्शन एंड मूवमेंट शो करती है। नेक्स्ट, अ 2 डायमेंशनल एरिया एनक्लोज्ड बाय लाइन इज कॉल्ड एज। आपकी लाइन है,
लाइन जब 2-3 लाइंस एक एरिया को बंद करती हैं तो क्या बनाएंगी, शेप बनाएंगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3 लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो उसने ट्रायंगल बना लिया। तो अगर हमारे पास लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो क्या बनाएंगी, 2D। 2D का मतलब ही क्या है, 2 डायमेंशनल क्या होती है आपकी, शेप होती है ना। अगर यहाँ पे बोला होता 3D जिसमें लेंथ विद और हाइट है, तो वो क्या बनता है आपका, फॉर्म। बहुत बार क्वेश्चन शेप और फॉर्म का डिफरेंस भी आता है। देखो, तो 2D और 3D के बारे में आपको पता होना चाहिए। शेप फाउंड इन नेचर लाइक लीव्स और क्लाउड आर नोन एज। आपने देखा है नेचर के अंदर हमें लीव्स दिखाई देते हैं, क्लाउड दिखाई देते हैं, ये सब क्या है, ये सारी शेप्स क्या होती है, ज्योमेट्रिक शेप होती है, नो। एब्स्ट्रैक्ट शेप होती है, नो। ऑर्गेनिक शेप होती है। एनीथिंग विच यू गेट फ्रॉम नेचर, कोई भी शेप हमें नेचर से मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी बर्ड से मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी क्लाउड से मिल रही है, किसी लीफ से मिल रही है, किसी भी नेचर से मिलने वाली शेप को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्नेल की बॉडी का कर्व होता है, राइट, तो ये सारी शेप्स क्या होती है, ऑर्गेनिक शेप्स, क्योंकि वो हमें नेचर से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डायमेंशनल एलिमेंट, लेंथ विद डेप्थ। यही क्वेश्चन आ गया ना अभी। देखो क्या बोला कि अगर एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ है, विथ है और हाइट है, वो क्या कहलाएगा, फॉर्म कहलाएगा, राइट। अगर 2D होता तो क्या कहलाता, शेप कहलाता। 3D होगा जिसमें लेंथ विद हाइट होगी तो क्या होगा, फॉर्म कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वायर बोलूँ तो 2D है, बट अगर मैं क्यूबॉइड बोलूंगी तो क्या होगा, 3D कहलाएगा, फॉर्म कहलाएगा। नेक्स्ट, अ स्क्वायर इज टू शेप एज अ क्यूब इज टू। अगर देखो ये क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर इज टू शेप, मतलब स्क्वायर एक शेप है, तो क्यूब क्या कहलाएगा, फॉर्म कहलाएगा, है ना। स्क्वायर क्या है, एक शेप है। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अ ट्रायंगल इज अ शेप बट अ कोन इज अ फॉर्म। क्योंकि क्या होता है, ट्रायंगल का जो 3D वर्जन है, जब उसमें डेप्थ आ जाती है तब वो क्या बन जाता है, फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइन, ओ सॉरी गाइस, आई थिंक जस्ट अ सेकेंड। यस, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर्ड इज रेफर्स टू। अगर किसी कलर का लाइटनेस या डार्कनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू या टोन बोलते हैं, ठीक है। लाइटनेस या डार्कनेस मतलब कोई कलर कितना डल है या कितना ज़्यादा वो उसकी लाइटनेस है ना, वो उसकी वैल्यू कहलाती है। इसको हम स्लैश टोन भी कहते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंसिटी होगा या वैल्यू होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अराउंड, अबव, बिलो और विद इन ऑब्जेक्ट इन एन आर्टवर्क इज कॉल्ड एज। एक एरिया जो कि आपकी बाउंडेड है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन शीट है, उसमें हमने एक एरिया को बाउंड कर दिया, उसको ड्रॉ करके बंद कर दिया, मतलब अराउंड, बिलो, अबव, मतलब किसी भी एरिया को आपने बंद करके बाउंड कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, स्पेस। स्पेस का मतलब ही है एरिया। कोई भी चीज़ अगर आप ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करोगे तो वो स्पेस तो लेगी ना, तो वो क्या कहलाती है, स्पेस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। 10th क्वेश्चन, इन अ पेंटिंग द मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज विच काइंड ऑफ स्पेस। देखो स्पेस हमने पढ़ा है, 2 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो जगह ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैंक शीट है, उसमें मैंने एक मेन ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा बलून का, तो बलून क्या कहलाएगा, पॉजिटिव स्पेस, और जो पीछे की खाली जगह है वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस क्या होती है आपकी, एम्प्टी होती है, और जो पॉजिटिव स्पेस होती है वो क्या होती है, वो आपका मेन ऑब्जेक्ट का एरिया ले रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, द मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज कौन सा स्पेस, तो जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो क्या लेगा, आपका पॉजिटिव स्पेस लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकग्राउंड एरिया अराउंड द मेन सब्जेक्ट। किसी भी मेन सब्जेक्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव स्पेस, है ना। अगर एक मेन चीज है और उसके पीछे का एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह, तो वो नेगेटिव कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सरफेस क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस क्वालिटी होती है, डिटेलिंग हाउ इट फील्स, वो आपको कैसा महसूस करा रही है, वो क्या कहलाता है, उसका टेक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेड़ है, पेड़ के सरफेस को अगर हम छुएंगे, उसका सरफेस होता है ना, किसी भी चीज़ का सरफेस को अगर महसूस करते हैं, राइट, तो आप ये महसूस कर सकते हो कि उसका टेक्सचर कैसा है ना, उसकी क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मिरर का सरफेस अगर मैं टच करूं तो वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, बट वहीं पे अगर मैं ट्री का सरफेस को टच करूंगी तो कैसा महसूस होगा, एकदम हार्श, है ना, एकदम रफ सरफेस होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है।
नेक्स्ट, टेक्सचर दैट यू कैन एक्चुअली फील विद योर हैंड्स। काफ़ी ऐसे टेक्सचर होते हैं जो हम हाथ से महसूस करते हैं, तो ऐसे टेक्सचर जो हम हाथ से महसूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्चुअल या फिर टेक्टाइल टेक्सचर। एक्चुअली में इसका वर्ड होगा टेक्सटाइल, टेक्टाइल टेक्सचर। बट एक बात मुझे ये बताओ, अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे भी टेक्सचर होते हैं जिनको हम हाथ से महसूस नहीं कर सकते पर टेक्सचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वो ले ली, टाइल ले ली, उस टाइल के ऊपर मैंने वुडन का जो होता है टेक्सचर, जैसे लकड़ी का जो होता है लोग प्रिंट करवा लेते हैं, है ना। जैसे इसके पीछे देखो, ये जो है ये असली में लकड़ी थोड़ी काट के लगाई है कि मैं इसको महसूस करूंगी और मुझे फील होगा कि ये तो टेक्टाइल सरफेस है, ये तो वुडन सरफेस है। नहीं जी नहीं, ये क्या है? प्रिंटेड है। तो जो प्रिंटेड लकड़ी है तो ये क्या कहलाएगी? इम्प्लाइड टेक्सचर। इम्प्लाइड का मतलब है इसको हमने ऐसा बना दिया है कि ये टेक्सचर जैसा लग रहा है, बट मैं इसको छूंगी तो ये स्मूदी है ना। कितनी जगह पे होता है कि हमारे जो दरवाजे होते हैं वो लकड़ी के, एक्चुअली में लकड़ी के थोड़ी होते हैं, उस पर लकड़ी का सिर्फ पेंट कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है? इम्प्लाइड टेक्सचर, जो हमें फीलिंग दे की लकड़ी है बट है नहीं, ठीक है। और टेक्टाइल का मतलब है जिसको आप एक्चुअली में सरफेस को टच करोगे तो महसूस होगा, तो जो महसूस होता है उसे बोलते हैं टेक्टाइल टेक्सचर। ड्रॉइंग अ स्मूथ पीस ऑफ पेपर टू लुक लाइक अ रफ ट्री बार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एंड इम्प्लाइड। मैंने एक पेपर पे पेंट करके लकड़ी का टेक्सचर बना दिया, तो महसूस करूंगी, जब मैं उसे फील करूंगी तब तो स्मूथ ही है, बट वो विजुअली मुझे कैसा क्या लग रहा है? विजुअली देखने में क्या लग रहा है? कि वो ट्री की बार्क है। तो ये क्या कहलाता है? विजुअल एंड इम्प्लाइड टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ आर्ट? ऐसा कौन सा मतलब इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल या एलिमेंट है विच इज नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ आर्ट, जो एलिमेंट नहीं है? कलर, कलर आपका एलिमेंट होता है। लाइन, लाइन आपका एलिमेंट होता है। बैलेंस, बैलेंस क्या है? प्रिंसिपल है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दी में पढ़ते नहीं है कि नॉट लिखा है। नॉट का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो बैलेंस इसका क्या होगा? आंसर होगा। अच्छा, बहुत बार बच्चे मुझसे कल भी पूछ रहे थे, बार बार मेरा इतना वीडियो बनाने के बाद भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि एलिमेंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होता है, राइट। आपको अभी भी आई थिंक कुछ बच्चों को डाउट होगा कि एलिमेंट्स और प्रिंसिपल में क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहती हूँ। किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मुझे इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश की जो आपको इंग्लिश अगर सीखनी होती है तो सबसे पहले आप ABCD सीखते हो ना, बेसिक जो उसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर हमें ड्राइंग को सीखना है तो उसकी ABCD को सीखना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। तो जो ड्राइंग के लिए ABCD होती है वो क्या कहलाएगी? उसकी एलिमेंट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एलिमेंट्स। बट हमें इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को यूज़ कैसे करना है, वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैंने बोला छोटे छोटे एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल लाइन, डॉट, कलर, टेक्सचर, बट इसको हम कैसे इस्तेमाल करें कि हमारी ड्राइंग अच्छी बने, वो होती है प्रिंसिपल। जैसे कि आप इंग्लिश में ABCD सीखते हो, बट अब आपको उससे कैसे अच्छा सेंटेंस बनाना है, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए आपको उसकी ग्रामर आनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ड्राइंग, और एलिमेंट्स को हमें कैसे यूज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल कहता है बैलेंस, ध्यान रखो कि आपकी ड्राइंग प्रॉपर बैलेंस है। प्रपोर्शन, आप जो बना रहे हो प्रॉपर प्रपोर्शन में। रिदम, कि प्रॉपर रिदम में बैठ रहा है। ये जो भी आप अपने कलर यूज कर रहे हो, टेक्सचर यूज कर रहे हो, जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हो, वो सब पे ये लागू होता है, प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, राइट। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। कलर थ्योरी पे बढ़ते हैं। कलर थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कलर्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर, ऐसे कलर जो दूसरे कलर से मिला के नहीं बन सकते। पता है आपको, प्राइमरी कलर्स होते हैं, राइट। प्राइमरी कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं कि वो हम कभी नहीं बना सकते। रेड, येलो, ब्लू, क्योंकि ये कलर्स हमें नेचर में मिलते हैं। हम रेड, येलो, ब्लू से सारे कलर बना सकते हैं, पर रेड, येलो, ब्लू कभी नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्राइमरी कलर्स आर ट्रेडिशनल कलर्स। ट्रेडिशनल कौन से आर्ट में यूज होते हैं? बेसिकली कौन से होते हैं आपके प्राइमरी कलर्स? रेड, येलो एंड ब्लू। मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर इन इक्वल अमाउंट क्रिएट क्या? अगर हम दो प्राइमरी कलर को इक्वल अमाउंट में यूज करें, फॉर एग्जांपल रेड और येलो को यूज करूं, या येलो या ब्लू को यूज करूं, या रेड या ब्लू को यूज करूं, किसी भी दो प्राइमरी कलर को यूज करूं, तो मेरा क्या बनेगा? सेकेंडरी कलर बनेगा। क्या बनेगा?
सेकेंडरी कलर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कलर, इनमें से कौन सा सेकेंडरी कलर है? रेड सेकेंडरी कलर है? नो। येलो सेकेंडरी कलर है? नो। ब्लू सेकेंडरी कलर है? नो। बट ग्रीन क्या है? सेकेंडरी कलर है। सेकेंडरी कलर का मतलब जो दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके आपस में बनता है। ग्रीन कैसे बनता है बच्चों? कमेंट करके मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये हम कहाँ पे आ गए? हमने जंप कर दिया क्या सीधा? अच्छा, यहाँ पे है। चलो 20th क्वेश्चन पे आते हैं। मिक्सिंग रेड एंड येलो प्रोड्यूस, अगर मैं रेड और येलो को आपस में मिक्स करती हूँ तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन बनेगा, पर्पल बनेगा, ऑरेंज बनेगा, ब्राउन? ऑरेंज बनेगा, है ना, क्योंकि आपके सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? 3 होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट। तो ऑरेंज कलर कैसे बनता है? जब आप रेड और येलो को मिक्स करते हो। मिक्सिंग ब्लू एंड येलो प्रोड्यूस कौन सा कलर? ब्लू और येलो को आपस में मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन कलर बनेगा यार, सिंपल सा है। ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन बनेगा। कलर्स दैट सिट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, कलर व्हील जो है, जो कलर व्हील किसने बनाया? कलर व्हील किसने बनाया? जल्दी से, कलर व्हील बनाया आइजैक न्यूटन ने, है ना। तो इस कलर व्हील के हिसाब से दो कलर जो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं, है ना, जैसे कि रेड एंड ग्रीन अपोजिट में बैठते हैं, राइट, है ना, ब्लू एंड ऑरेंज अपोजिट में बैठते हैं, तो ऐसे कलर्स जो कि दो अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं कलर व्हील पे, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता भी है। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉगस एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स? तो ऐसे कलर्स जो कलर व्हील में अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड? रेड के अपोजिट में कौन बैठा होता है? ग्रीन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेड के अपोजिट सामने कौन बैठा है? ग्रीन कलर बैठा है, ठीक है। अ कलर, 24th क्वेश्चन देखो। अ कलर स्कीम बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ सिंगल कलर, एक कलर स्कीम बनाई है जिसमें सिंगल कलर का ही वेरिएशन है। मतलब अगर ऑरेंज है तो डार्क ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, रेड है डार्क ऑरेंज है, लाइट रेड है, या फिर मैं बोलूँ कि ऑरेंज है, डीप ऑरेंज है, डीप ऑरेंज है, और एकदम बिल्कुल क्रोमा ऑरेंज है। एक ही कलर के जब आप अलग अलग शेड्स या टिंट उठाते हो, है ना, एक ही कलर के अलग अलग वेरिएशन उठाते हो तो क्या बनता है? मोनोक्रोमैटिक, है ना। आपको मैंने मोनोक्रोमैटिक जब पढ़ाया था बताया भी था कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है। मैंने ब्राउन कलर की शर्ट डाल ली, ब्राउन कलर की डार्क ब्राउन पैंट डाल ली, और बेज कलर की हैट, तो मतलब एक ही कलर के टोन्स पहनते हो, एक ही कलर का शेड पहन रहे हो, तो वो सारे, या फिर एक ही कलर के वेरिएशन, वो कहलाता है मोनोक्रोमैटिक। नेक्स्ट, कलर्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, कलर व्हील में आजू बाजू बैठे हैं भाई भाई, वो क्या होता है? एनालॉगस। एनालॉगस कलर क्या है? ऐसे कलर जो कलर व्हील में एक दूसरे के साथ बैठे हैं, फ्रेंडशिप करके बैठे हुए हैं, है ना, वो होता है एनालॉगस कलर। अच्छा, विच सेट, 26 क्वेश्चन देखो। विच सेट रिप्रेजेंट वार्म कलर्स? वार्म कलर्स क्या होते हैं? अच्छा, आपको पता होगा जो आपका पूरा कलर व्हील है उसमें आधा पार्ट क्या है आपका? वार्म होता है, और आधा पार्ट क्या होता है? कूल होता है, राइट। तो वार्म कलर्स कौन से होते हैं? ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट वार्म कलर है? नो। रेड, येलो, ऑरेंज वार्म कलर? एग्जैक्टली। ऐसे कलर जो कि हमें गर्मी दे, हॉटनेस दे, वेरी हॉट कलर, वेरी एंग्री कलर, वेरी हीट ओरिएंटेड कलर, ये कलर्स क्या होते हैं? वार्म कलर्स होते हैं। वार्म कलर्स टेंड टू, वार्म कलर क्या टेंड करते हैं? रिसीड इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कहीं खो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एडवांस टूवर्ड्स द व्यूअर, व्यूअर की नज़र में सबसे पहले हॉट कलर्स आते हैं, जो आपके रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ये सबसे ज़्यादा अटेंशन सीकिंग कलर होते हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर मैं कूल कलर की बात करूँ, वो कामनेस होता है, तो ऐसे कलर जो ऑलरेडी काम फीलिंग दे रहे हैं, सूदिंग कलर दे रहे हैं, तो वो कभी आपकी अटेंशन क्यों लेंगे? अटेंशन कौन लेगा? आपके वार्म कलर्स लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? एडवांस टूवर्ड्स द व्यूअर। विच सेट रिप्रेजेंट कूल कलर्स? इनमें कौन सा सेट ऐसा है जो कूल कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड, ऑरेंज, येलो कूल होता है? नहीं। ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट कूल होता है? यस। तो ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट क्या है? आपके कूल कलर्स हैं जो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है ना। बेसिकली कूल कलर्स गिव यू कूलिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट, ये सारे कूल कलर्स होते हैं। एडिंग वाइट टू कलर, कोई भी कलर ले लूँ, फॉर एग्जांपल रेड या ब्लैक, किसी भी कलर में थोड़ा थोड़ा वाइट शेड डालूँ तो उसका कलर लाइट होता रहता है। तो जब आप किसी कलर में वाइट डालते रहते हो थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या बन जाता है? टिंट। वो उस कलर का क्या बन जाता है? टिंट। किसी कलर में अगर मैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक डालूंगी तो क्या बन जाएगा बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। 30th क्वेश्चन क्या है? एडिंग ब्लैक टू कलर क्या बन जाता है? शेड। किसी कलर में थोड़ा थोड़ा ब्लैक डाला तो क्या बन गया? शेड बन गया, ठीक है। चलो 30th क्वेश्चन तक आ गए। अब मैम अपना ये बंद करें और 31 क्वेश्चन दिखाएं। भैया बहुत एमसीक्यू लेके आई हूँ आज, तो आप थक जाओगे एमसीक्यू करते करते, बट क्या करें, फुल मार्क्स लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है।
एडिंग ग्रे टू कलर क्रिएट्स, ठीक है, किसी कलर में अगर मैं ग्रे डालूं तो क्या बन जाएगा, टोन बन जाएगा। तो क्या होता है, इन तीनों पे आ सकता है क्वेश्चन, टिंट, शेड एंड टोन। डिफरेंस भी आ सकता है डायरेक्ट कि टिंट क्या है, किसी कलर में व्हाइट डालेंगे टिंट, किसी कलर में ब्लैक डालोगे तो शेड, और किसी कलर में ग्रे डालोगे तो टोन। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अनदर वर्ड फॉर द एक्चुअल नेम ऑफ अ कलर इज, किसी कलर का एक्चुअल नेम, किसी कलर का अगर एक्चुअल प्योरेस्ट फॉर्म है तो उसे क्या बोलते हैं, ह्यू। कोई कलर बिल्कुल अपनी प्योर स्टेज पे है तो उसको बोलते हैं ह्यू कलर, हमने उसमें और कुछ मिक्स नहीं किया, वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, उसका एक्चुअल नेम है, वो क्या कहलाता है, ह्यू कहलाता है। द ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ एनी कलर इज नोन एज, किसी कलर की ब्राइट होना, मतलब उसकी ब्राइट कर देना उसको, या बहुत ज़्यादा डल कर देना, वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी या क्रोमा। वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी या फिर क्रोमा। ह्यू तो आपको पता है, टिंट आपको पता है, तो इंटेंसिटी एंड क्रोमा ही होगा। इंटेंसिटी एंड क्रोमा का मतलब ये होता है इंटेंस कितना है, ब्राइट कितना है। न्यूट्रल कलर इंक्लूड्स, कौन से ऐसे कलर होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मतलब ना तो वो आपको हॉटनेस फीलिंग दे रहे हैं ना कूलिंग फीलिंग दे रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल कलर है, ठीक है। तो न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं, जैसे कि वाइट हो गया, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स है ना। आपने बहुत ज़्यादा ऑफिसेज वगैरह में भी देखा होगा, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्राउन क्या होते हैं, न्यूट्रल कलर्स होते हैं। टर्जरी कलर्स आर मेड बाय, टर्जरी कलर्स कौन से होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा प्राइमरी के बारे में, रेड, येलो, ब्लू, फिर सेकेंडरी के बारे में पढ़ा, अब टर्जरी क्या होता है। टर्जरी वो कलर होते हैं जो वन प्राइमरी कलर एंड वन सेकेंडरी कलर दोनों को मिक्स करके बनता है, ठीक है। जैसे आपका फूशिया कलर हो गया या फिर टील कलर हो गया, तो ये कलर्स क्या होते हैं, एक आपका प्राइमरी कलर ले लिया और एक सेकेंडरी ले लिया, उनको मिक्स करके आपके टर्जरी कलर बनते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने 36 क्वेश्चन पे, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के अब क्वेश्चंस करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इज यूज टू, किस लिए है ये प्रिंसिपल, ये आपको क्या मतलब हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक क्यों है ये करिकुलम में, एक्स्ट्रा नहीं है, इट्स अ मेन टॉपिक, क्यों है ये आपको बताता है कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है एलिमेंट ऑफ आर्ट इन अ कॉम्पोजिशन। सिंपल डेफिनेशन है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आपका भगवान है जो आपको ये सिखाता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ आर्ट, आपको एलिमेंट ऑफ आर्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन अ वर्क ऑफ आर्ट इज नोन एज, बहुत बच्चों ने कल मैंने ये लाइव में पूछा था क्वेश्चन कि आपका विजुअल वेट पूरी पेंटिंग में बराबर रहे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही रहे, ये कौन आपका ध्यान रखता है, तो बहुत बच्चों ने इसका आंसर प्रपोर्शन लिखा। प्रपोर्शन इज आप किसी चीज़ को रिलेटिवली देख रहे हो, मतलब मैं बोलूँ कि मेरा हाथ, आपने ड्राइंग बनाई मैम की और उसमें हाथ छोटा बना दिया और पैर बहुत बड़ा बना दिया और सिर छोटा, तो ये आपने रिलेटिवली बोला कि इसका प्रपोर्शन सही नहीं है। बट पूरी पेंटिंग में वेट सही है कि नहीं, ये नहीं कि आपने कहीं एक छोटा एलिमेंट बना दिया और पूरी शीट खाली है। तो आपका प्रॉपर आर्टवर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है वो क्या है, बराबर होना चाहिए, वो क्या होता है, बैलेंस, की प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। When both साइड ऑफ एन आर्टवर्क आर एग्जैक्टली सेम, किसी पेंटिंग में दोनों साइड आर्टवर्क की बिल्कुल सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ऑफ कोर्स, जैसे आपने बटरफ्लाई बनाई, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर है तो क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई। ताजमहल बनाया, लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर है तो क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है। When two sides of an artwork are different but still visually balanced, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें दो डिफरेंट साइड्स क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है बट हमें देखने में थोड़ी सी बैलेंस्ड लग रही है, ठीक है, बराबर है बट डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाती है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ही है कि जब दोनों साइड डिफरेंट होगी तो क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। 40th क्वेश्चन देखो, बैलेंस दैट रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, ऐसा बैलेंस, देखो आपने अलग अलग टाइप के बैलेंस हैं आपके कोर्स में, बैलेंस मतलब वेट, जहाँ पे आप कहते हो कि दोनों तरफ इक्वल कॉम्पोजिशन है तो ये प्रॉपरली आपका बैलेंस है, सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मतलब जब एक साइड आपकी डिफरेंट है, दोनों साइड आपस में डिफरेंट है, वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। रेडियल बैलेंस, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मैं सेंटर के पॉइंट से देखूं लाइंस बना के, जैसे आपका मंडाला होता है ना, बहुत लोगों ने मंडाला पेंटिंग देखी होगी, उसमें से अगर मैं पॉइंट डालूं कहीं से भी मैं उसकी कटिंग करूंगी हर तरफ से बराबर दिखेगी, वो सर्कुलर आर्टवर्क, वो क्या होता है आपका, रेडियल बैलेंस होता है, ठीक है, रेडियल बैलेंस होता है। 41th क्वेश्चन आते हैं,
क्रिएटिंग अ फोकल पॉइंट टू ड्रॉ द व्यूअर्स आई। अगर मैं एक फोकस पॉइंट बना दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोग यहाँ पे आपने देखा होगा वुमेन्स यहाँ पे बिंदी लगाती हैं, राइट, टू टेक अ फोकस अटेंशन, राइट, तो वो एक फोकल पॉइंट जहाँ पे लोगों का ध्यान जाए। या फिर मैं किसी पेंटिंग में बिल्कुल सेंटर में आर्टवर्क बना दूं, तो वो क्या है, उसका फोकल पॉइंट है। ऐसी पेंटिंग को क्या कहते हैं, जो कि एक अटेंशन ले रही है, किसी इंसान का ध्यान ले रही है, वो क्या होती है, एम्फोसिस। क्या होता है, एम्फोसिस। इसका एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ एम्फोसिस का। अगर मेरे पास बंच ऑफ फ्लावर है, मेरे पास रेड कलर के 10 फ्लावर का बंच है, उसमें से एक फ्लावर मैंने बीच में येलो डाल दिया, तो लोग सबसे पहले उस येलो वाले को देखेंगे, ना कि रेड वाले को, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ले रहा है, राइट, वो उसका फोकल पॉइंट बन गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंस भी बोल सकते हो, बट या emphasis is the correct answer. A stark difference between element to create interest, एक ऐसा डिफरेंस जो कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे पेंटिंग में। जैसे कि अगर मैंने माउंटेन्स बनाए ब्राउन कलर के और ऊपर स्काई एकदम ब्राइट रेड एंड येलो कलर का दिखा दिया, जस्ट टू मेक कि लोग मेरी पेंटिंग देखें, तो आप कलर्स कुछ इस तरीके से हाई कॉन्ट्रास्ट के यूज करते हो, कहीं पे ब्राइट कलर यूज कर दिए, कहीं पे एकदम डल यूज कर दिए, कहीं पे ब्राइट, टू क्रिएट पीपल इंटरेस्ट, कि लोगों का ध्यान उस पर जाए। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ, इसमें भी आप लोगों ने बहुत बार आंसर में रिदम लिखा था। भाई रिदम क्यों लिखा था, जब मैंने कल लाइव में पूछा कि एक एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, मैंने एक स्टार बनाया, वो दोबारा रिपीट हुआ, एक बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। एक एलिमेंट अगर बार बार रिपीट होगा तो पैटर्न बनेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कितनी ऐसे डिजाइन होते हैं जिसमें पोल्का डॉट्स हैं या फ्लावर है, तो बार बार वो फ्लावर बने जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से पैटर्न बना रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट दैट इंडिकेट्स मूवमेंट बाय रिपीटिशन इज, एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो कि आपको मूवमेंट शो कर रहा है बाय रिपीटिशन, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है और इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी में मूवमेंट है, आपकी आईज की मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, रिदम। यहाँ पे आपका आंसर रिदम होगा। रिदम क्यों होगा, क्योंकि चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं, तो ऑफकोर्स जब चीज़ें रिपीट करती हैं तो वो एक मूवमेंट लेके आती हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिदम कहलाता है। विच प्रिंसिपल गाइड्स द व्यूअर आईज थ्रू द आर्टवर्क, मूवमेंट, ठीक है, एक व्यूअर्स आई इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, वो आपकी पेंटिंग की मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप ऑफ द साइज ऑफ वन पार्ट टू अनदर, एक पार्ट मैंने जैसे बनाया, एक आपने हाउस बनाया, हाउस की विंडो एकदम छोटी बना दी और हाउस एकदम बड़ा बना दिया, तो आपका एक साइज दूसरे साइज पे डिपेंड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन हमेशा दो चीजों को नापते हुए ही बोला जाता है। जैसे इसने क्या बोला, द रिलेशनशिप ऑफ द साइज ऑफ वन पार्ट टू अनदर, एक पार्ट से और दूसरे पार्ट से जब आपका रिलेशनशिप देखा जा रहा है साइज का, तो वो क्या कहलाता है, प्रपोर्शन। कहते हैं ना, ये इसके हाथ पैर छोटे बनाए, ढंग से ड्रॉ करो, या इस ड्राइंग को पूरा प्रपोर्शन में बनाओ, या आपका परफेक्ट साइज नहीं है। ड्रॉइंग अ ह्यूमन फिगर वेयर द हेड इज एक्सेसिवली लार्ज इज अ डिस्ट्रॉशन ऑफ, आपने एक ह्यूमन फिगर बनाया जहाँ पे आपने सिर इतना बड़ा बना दिया और उसकी बॉडी इतनी छोटी बना दी, तो आप इसमें क्या डिस्ट्रॉट कर रहे हो, कौन सा प्रिंसिपल खराब कर रहे हो, प्रपोर्शन। यहाँ पे आप प्रपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसको आप खराब कर रहे हो। व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ एन आर्ट वर्क टूगेदर टू क्रिएट होलनेस, एक ऐसी पेंटिंग जो कि एक साथ काम कर रही है, सारे कलर्स एक साथ ब्यूटीफुली अलाइंड है, तो ये क्या अचीव कर रही है, यूनिटी। एक ऐसी पेंटिंग जिसमें सारी ड्राइंग, सारे कलर्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, यूनिटी। यूजिंग डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स विद इन अ कॉम्पोजिशन क्रिएट, अगर मैं अलग अलग साइज के एलिमेंट यूज करूँ, कहीं पे बड़ा स्टार कर दूँ, कहीं पे एक छोटा ट्रायंगल यूज कर लूँ, कहीं पे दूसरी शेप यूज करूँ, तो वो क्या कहलाती है, वेराइटी। वेराइटी का मतलब है जब आप वेराइटी ऑफ थिंग्स यू आर यूजिंग, कहते हैं ना कितनी सारी वेराइटी के एलिमेंट्स इसने डाले हैं, जहाँ पे आप वेराइटी डालते हो, तो वो क्या कहलाती है, बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज कर रहे हो आप। लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का नहीं है, लास्ट क्वेश्चन यूनिट का है, यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन। एक सक्सेसफुल आर्टवर्क रिक्वायर अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन, एक अच्छा आर्टवर्क, एक सक्सेसफुल आर्टवर्क किस चीज का बैलेंस क्रिएट करता है, यूनिटी एंड वेराइटी, कि आप कैसे इतनी सारी चीजों को लेके एक प्रॉपर यूनिटी क्रिएट कर रहे हो, है ना। आप इतने सारे एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो, अलग अलग शेप्स को यूज कर रहे हो, बट इस तरीके से यूज कर रहे हो कि वो सुंदर लग रही है, एक सक्सेसफुल आर्ट वर्क शो कर रही है, ठीक है।
आई होप यू लव दिस वीडियो, लव द वीडियो नहीं, लव दिस चैप्टर, कि आपको मैंने ढंग से समझा दिया है और 50 MCQ करवा दिए हैं यूनिट 1 से, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डन, और हमने साथ साथ इसको समझा भी है क्वेश्चन करते टाइम, है ना। अब मैं यूनिट 2 करवा रही हूँ बच्चों। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर श्योर, बिकॉज अब आने वाले टाइम पे आई एम गोना पुट, अभी आपके वेकेशन वगैरह आएंगे, सो वी आर गोना डू अ लॉट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी सीखने वाले हैं, तो मैम का चैनल जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। अब आ जाओ यूनिट 2 पे। यूनिट 2 करते हैं मेथड्स एंड मटीरियल ऑफ पेंटिंग। मेथड्स एंड मटीरियल मतलब क्या क्या टूल आप यूज़ कर रहे हो पेंटिंग को बनाने के लिए, और पेंटिंग का सरफेस कौन सा ले रहे हो। तो इसमें भी अगेन हम 50 MCQ करवाऊंगी मैं यूनिट 2 के भी, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ के कुछ नहीं आना है और समझ के करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पेंटिंग मीडियम इज नोन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंट क्वालिटी। ऐसा कौन सा पेंटिंग का मीडियम है जो कि ट्रांसपेरेंट क्वालिटी, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो ये क्या होता है, वाटर कलर होता है। जब मैं ऑयल कलर लगाऊंगी तो आर पार देख सकती हूँ शीट के, नहीं, वो कलर इतना गाढ़ा है कि मैं उसको वो ओपेक है। एनी कलर from which light cannot pass and we are not able to seek inside it, it is called as opaque। तो ऑयल कलर तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, वाटर कलर होगा। इन वाटर कलर हाउ इज द कलर वाइट यूजुअली अचीव्ड। वाइट कलर कैसे अचीव किया जाता है। वाटर कलर में वाइट कलर, आप वाइट कलर लगाने से नहीं, अगर आप उस जगह को खाली छोड़ दो, अनपेंटेड छोड़ दो, तब भी वो आपका क्या दिखाई देगा, वाइट ही दिखाई देगा ना। मान लो मैं ग्रेप्स कर रही हूँ पेंट, बट हल्की सी मुझे वाइट लाइन देनी है या उसमें वाइट शाइनिंग देनी है, तो उस एरिया को मैं अनपेंटेड छोड़ देती हूँ, तब भी तो वो वाइट दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, लीविंग द वाइट पेपर अनपेंटेड। आप वाइट पेपर को अनपेंटेड छोड़ दो, वो आपका वाइट ही दिखाई देगा। व्हाट इज द बाइंडर ट्रेडिशनली यूज इन वाटर कलर। वो आपके जो वाटर कलर होते हैं, है ना, जो आप अपने वाटर कलर की बॉटल्स या वाटर कलर केक यूज करते हो, उसमें बाइंडर कौन सा यूज होता था पहले, गम अरेबिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा होता था बाइंडर यूज, गम अरेबिक। नेक्स्ट, अप्लाइंग वेट पेंट ऑन टू वेट पेपर। गीले पेपर के ऊपर गीला पेंट लगा रहे हो तो कौन सी टेक्निक होगी। दोबारा क्वेश्चन सुनो, अप्लाइंग वेट पेंट, गीला पेंट ऑन वेट पेपर, और गीले पेपर पे तो क्या कहलाएगा, वेट ऑन वेट। क्या कहलाएगा, वेट ऑन वेट। अप्लाइंग वेट पेंट ऑन टू ड्राई पेपर, एकदम सूखे पेपर के ऊपर गीला पेंट लगाओगे तो क्या कहलाएगा, वेट ऑन ड्राई। क्योंकि आपका पेपर क्या है, वेट, मतलब आप ड्राई ऑन वेट नहीं, इसमें क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, कभी कभार ड्राई ऑन वेट भी दे देता है, वेट ऑन ड्राई भी देता है, बच्चे गलत कर देते हैं। अप्लाइंग वेट पेंट, गीला पेंट ऑन ड्राई पेपर, तो क्या होगा, गीली चीज को ऑन ड्राई, तो आंसर क्या होगा, वेट ऑन ड्राई। नेक्स्ट, अ थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ वाटर कलर अप्लाइड ओवर अ लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ वाटर कलर लगा रहे हैं, वाटर कलर की एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वॉश। ऑप्शन क्या है, वॉश, ग्लेज, इम्पेस्टो, स्केच, तो आंसर क्या होगा, वॉश। वॉश क्या होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर लगाते हैं वाटर कलर की। विच वॉश ट्रांजिशन स्मूथली फ्रॉम डार्क टू लाइट। ऐसी कौन सी वॉश है, जब आप अपने पेपर पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगाना चाहते हो तो आप कौन सा वॉश लगाओगे, फ्लैट वॉश लगाओगे, ग्रेडेड वॉश लगाओगे, वेरीगेटेड वॉश लगाओगे, या ड्राई वॉश। क्या लगाएंगे, ग्रेडेड वॉश, है ना, क्योंकि डार्क टू लाइट कह रहा है, किसी भी जगह पे लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट इफेक्ट लेके आना है तो कौन सी वॉश लगाते हैं, ग्रेडेड वॉश, जो कि हमें ग्रेडिएशन दिखाई दे, है ना, जिसकी वजह से हमें ग्रेडिएशन दिखाई दे। अ सिंगल सॉलिड इवन लेयर ऑफ कलर, एक सिंगल सॉलिड लेयर चाहिए, है ना, हमें एक कलर का ही चाहिए लेयर पूरा का पूरा, तो क्या बोलेंगे, फ्लैट वॉश। जब हमें डार्क टू लाइट या डार्क लाइट टू डार्क दिखाना है वॉश में तो ग्रेडेड, नहीं तो सिंगल लेयर है तो फ्लैट वॉश। विच पेपर इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर कलर पेंटिंग। वाटर कलर पेंटिंग के लिए कौन सा पेपर बहुत अच्छी होता है, कौन सा पेपर अच्छा होता है, ग्लॉसी सॉफ्ट पेपर नो, ट्रेसिंग पेपर नो, कौन सा होगा, हैंडमेड कार्ट्रेज वाटर कलर पेपर। जो आपका हैंडमेड कार्ट्रेज पेपर हो गया या वाटर कलर पेपर होता है वही होता है, न्यूज प्रिंट बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आंसर क्या होगा, हैंडमेड या वाटर कलर पेपर। अप्लाइंग अ ड्राई ऑलमोस्ट पेंटलेस ब्रश ओवर टेक्सचर्ड पेपर। अगर मेरा एक हैंडमेड पेपर है या ऐसा पेपर जिसमें थोड़ा टेक्सचर है, उसमें मैं एकदम ड्राई ब्रश चलाऊंगी तो ये क्या कहलाएगा, ड्राई ब्रश ही कहलाएगा ना। सूखा ब्रश आप चला रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज अ ड्राई ब्रश। वट इज यूज टू प्रिजर्व वाइट एरियाज बिफोर पेंटिंग ओवर देम। अगर हमें वाइट एरियाज को प्रिजर्व करना है तो हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अगर एक शीट है उस पर टेप लगा देंगे पहले या फ्लूड लगा देंगे कि जो एरिया हमें वाइट ही रखना है और जो एरिया पेंट करना है उसके लिए,
आंसर क्या होगा? मास्किंग फ्लूइड। कल भी बच्चों ने बहुत जगह पे मास्किंग टेप भी बोला था, बट अगर ऑप्शन में मास्किंग फ्लूइड है तो मास्किंग फ्लूइड पे आप टिक कर देना। व्हाट इज द जनरल रूल फॉर अप्लाइंग वाटर कलर लेयर? अगर मुझे वाटर कलर को अप्लाई करना है तो रूल क्या है? डार्क से लाइट करूंगी, लाइट से डार्क करूंगी, थिक टू थिन मतलब पहले गाढ़ा लगाऊंगी फिर पतला लगाऊं, या ओपेक टू ट्रांसपेरेंट, पहले एकदम ओपेक कर दूं और ट्रांसपेरेंट कर दूं। सिंपल रूल होता है वाटर कलर को करने का, पहले आप लाइट कलर करो फिर ही तो उसके ऊपर डार्क करोगे। डार्क के ऊपर लाइट तो हो भी नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा? लाइट टू डार्क। पहले हमेशा लाइट टू डार्क करते हैं, है ना? पहले लाइट की लेयर डाली, फिर थोड़ी डार्क की लेयर, फिर और डार्क की लेयर, तो लाइट टू डार्क होगा। वट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेचिंग वाटर कलर पेपर? वाटर कलर पेपर को स्ट्रेच करने का क्या पर्पस है? ठीक है, प्रिवेंट रैपिंग एंड बकलिंग व्हेन वेट। ठीक है, जब आपका वाटर कलर का पेपर बहुत ज़्यादा गीला होता है तो आपको क्या करना होता है कि आप उसको स्ट्रेच इसलिए करते हो कि जिससे वो रैप ना हो जाए, नहीं तो पूरा का पूरा रैप हो जाता है। वाटर कलर में पानी डालो तो थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है? बल्किंग हो जाता है, बकलिंग हो जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको कि उसको आप स्ट्रेच कर लो। टू क्रिएट अ क्रिस्प क्लीन वाइट बॉर्डर एन आर्टिस्ट वुड यूज, अगर हमें एक वाइट बॉर्डर यूज करना है, ठीक है, पेंटिंग पोस्टर वगैरह बनाते हैं, वाइट बॉर्डर चाहिए, तो क्या यूज करोगे? गैसो? नहीं, क्या यूज करेंगे? मास्किंग टेप, है ना? मास्किंग टेप हम लोग किनारे पे लगाते हैं जिससे कि हमें जो एरिया पेंट नहीं करना उसको बचाने के लिए। पोस्टर कलर एंड गौशे, पोस्टर कलर एंड गौशे का क्वेश्चन है। पोस्टर कलर आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंट वाटर कलर, ओपेक वाटर कलर, गौशे, ऑयल पेंट्स या पेस्टल। पोस्टर कलर्स का मतलब ये है ओपेक वाटर कलर, है ना, जो कि ऐसे वाटर कलर्स हैं जो ओपेक है, जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती, बहुत ही आपका थिक एप्लीकेशन है, तो ओपेक वाटर कलर होगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन वाटर कलर एंड पोस्टर कलर इज दैट पोस्टर कलर इज ओपेक, पोस्टर कलर होते ही ओपेक है। इन पोस्टर कलर हाउ आर लाइटर टोन्स क्रिएटेड? पोस्टर कलर में अगर हमें लाइट टोन्स करना है तो क्या करते हैं? उसमें हमें वाइट पेंट को ऐड करना पड़ता है। समझो, अगर मेरे केक्स होते हैं तो केक्स में मेरे को अगर मैं वाटर कलर केक यूज करूं, है ना, तो उसमें मुझे क्या होगा? वाइट कलर मेरा यूज नहीं होगा, जो एरिया मुझे वाइट छोड़ना है मैं उसे खाली छोड़ दूंगी। बट अगर मुझे पोस्टर कलर, क्योंकि थिक एप्लीकेशन है और वहां पे मुझे अगर वाइट कलर शो करना है, लाइटर टोन्स यूज करना है, तो मैं वाइट कलर को ऐड करूंगी। आई विल ऐड माई वाइट पेन टू इट। पोस्टर कलर ड्राई टू विच काइंड ऑफ फिनिश? पोस्टर कलर जो सूख जाते हैं, ड्राई कर जाते हैं, वो किस किस फिनिश की वजह से? मैट फिनिश की वजह से, क्योंकि उनमें क्या लुक होता है? मैट फिनिश होता है। ग्लॉसी तो होगा नहीं, मेटालिक हो नहीं सकता, ट्रांसपेरेंट वो होते नहीं है, तो वो क्या फिनिश होती है उनके ऊपर? मैट होती है। विच मीडियम इज बेस्ट फॉर फ्लैट ग्राफिक कमर्शियल इलस्ट्रेशंस? पोस्टर कलर्स, क्योंकि वाटर कलर्स तो सिर्फ आपकी पेंटिंग्स के लिए यूज होता है, बट पोस्टर कलर से आप अपने इलस्ट्रेशंस, पोस्टर्स वगैरह बनाते हो, है ना, क्योंकि वो थिक एप्लीकेशन ऑफ कलर्स है। कैन पोस्टर कलर्स बी रीएक्टिवेटेड विद वाटर आफ्टर दे ड्राई? यस। आपके जो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जम जाते हैं पोस्टर कलर्स, पुराने हो जाते हैं, बहुत जम जाते हैं, बट थोड़ा पानी डाल के रखो उसको तो वो क्या हो जाते हैं आपके? दोबारा यूज कर सकते हो। 21st क्वेश्चन देखो, इफ पोस्टर कलर इज अप्लाइड टू थिकली ऑन थिन पेपर इट विल लाइकली टू, अगर मैंने पोस्टर कलर को पतले पेपर पे थिक अप्लाई करा है तो वो क्या होगा? बिकम ट्रांसपेरेंट, क्या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्रैक एंड फ्लेक ऑफ, क्या वो क्रैक होके फ्लेक ऑफ हो जाएगा? टर्न इनटू ऑयल पेंट, टर्न, क्या वो ऑयल पेंट में बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिकम वाटर प्रूफ, क्या वो वाटर प्रूफ बन जाएगा? बताओ जल्दी से। क्रैक एंड फ्लेक ऑफ, अगर आपने, क्योंकि पोस्टर कलर्स बहुत ही ज़्यादा आपके थिक कलर्स होते हैं और अगर आप उसे शीट पे लगाओगे और उसके बाद अगर वो पतला पेपर है, उस इतना वो नहीं सह पा रहा तो कलर आपका बाहर निकलने लगेगा, क्रैक करके फ्लेक ऑफ हो जाएगा। टू मेक अ पोस्टर कलर डार्कर यू शुड ऐड, अगर हमें किसी पोस्टर कलर को डार्क करना है ना, उसको बहुत ज़्यादा डार्क करना है तो उसमें क्या ऐड करना चाहिए? वाइट ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, ब्लैक और डार्कर कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना है, या गम अरेबिक करना है? गम अरेबिक तो बेसिकली बाइंडर है, तो आप क्या ऐड करोगे इसको डार्क करने के लिए? डार्कर कलर करो, ब्लैक कलर ऐड कर दो या कोई डार्क कलर ऐड कर दो। पोस्टर कलर्स आर ट्रेडिशनली सोल्ड इन, पहले के टाइम में जो पोस्टर कलर्स होते थे वो किस में? पहले के टाइम में क्या अब भी कैसे सोल्ड होते हैं? ड्राई पैन, एरोसेल कैन, या स्मॉल ग्लास और प्लास्टिक जार? तो स्मॉल प्लास्टिक जार या फिर हम स्मॉल ग्लास कह सकते हैं, जो आजकल आपकी बॉटल्स आती हैं पोस्टर कलर की, उसी को वो कह रहे हैं स्मॉल ग्लास या फिर प्लास्टिक जार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मिक्सिंग पोस्टर कलर यूजिंग टू मच ऑफ वाटर विल कॉज द पेंट टू, अगर हम पोस्टर कलर्स को यूज कर रहे हैं तो अगर हम उसमें ज़्यादा पानी यूज करें वो क्या करेगा? लूज ओपेसिटी एंड बिकम्स ट्रिकी। ऑफ कोर्स, उसकी जो देखो
ओपेक है ना वो, अगर हम पोस्टर कलर में ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो वो वाटर कलर ही बन जाता है ना, तो उसमें वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देने लग जाता है, तो उसकी जो ओपेसिटी होती है, उसका जो गाढ़ापन है वो खत्म हो जाता है। विच ब्रश इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज फ्लैट पोस्टर कलर वॉशेस, अगर हमें लार्ज एरिया करना है, पोस्टर कलर वॉशेस करना है, तो हम कौन सा ब्रश इनमें से यूज नहीं करेंगे? फ्लैट ब्रश यूज करेंगे, यस। राउंड ब्रश यूज करेंगे, यस। फाइन लाइनर ब्रश यूज नहीं करेंगे। फाइन लाइनर ब्रश होता है एकदम पतला ब्रश, और वॉश ब्रश होता है आपका वॉश ब्रश। तो आप इसमें क्या यूज नहीं करोगे? फाइन लाइनर ब्रश। सिंपल सा क्वेश्चन है, लार्ज एरिया है तो कौन सा ब्रश यूज नहीं करोगे? पतला ब्रश यूज नहीं करोगे। विच टूल इज बेस्ट फॉर इवनली फ्लैट वॉशेज ओवर अ लार्ज एरिया, तो अगर हमें लार्ज एरिया पे फ्लैट वॉशेस करनी है अप्लाई, तो आप क्या करोगे? वॉश ब्रश यूज करोगे, राइट। चलो अब पेस्टल पे आते हैं। पेस्टल्स जो आपके क्रियॉन्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। विच मीडियम कंसिस्ट प्योर पाउडर्ड पिगमेंट मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर, ऐसा कौन सा मीडियम है जो कि कंसिस्ट करता है आपका पाउडर, उसमें छोटे छोटे पाउडर है, उसमें बाइंडर है, कौन सा है आपका? वो पेस्टल कलर्स। पेस्टल कलर्स में क्या होते हैं? आपके बाइंडर्स डले होते हैं, ऑयल के पिगमेंट डले हैं जो उनके पाउडर को होल्ड करते हैं। विच पेस्टल इज बटरी, ऐसा कौन सा पेस्टल है? देखो अलग अलग टाइप के पेस्टल्स हैं, जैसे आपके प्लास्टिक क्रेयॉन्स होते हैं, फिर आपके ऑयल पेस्टल्स होते हैं कैमल के, या फिर डॉम्स के ऑयल पेस्टल होते हैं, फिर आपके सॉफ्ट पेस्टल भी होते हैं, है ना। तो आपके पेस्टल्स ही होते हैं जो आपको बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पेस्टल है जो कि बहुत ज़्यादा बटरी है, ठीक है, ऑयली है बेसिकली, एंड कैन नॉट बी ब्लेंडेड इजीली विद वाटर, और वाटर के साथ ब्लेंड नहीं होता, तो कौन सा होता है? ऑयल पेस्टल। ऑयल पेस्टल क्योंकि उसमें ऑयल होता है इसलिए वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता और बहुत बटरी होता है। वट इज ऑफन यूज टू ब्लेंड सॉफ्ट पेस्टल्स ऑन पेपर, सॉफ्ट पेस्टल्स आपने देखे होंगे जो आपके पाउडर्ड होते हैं, है ना, ऐसे कलर होते हैं जो आपके पाउडर्ड होते हैं, लंबे लंबे चौक की तरह होते हैं। तो ऐसे जो आपके सॉफ्ट पेस्टल्स होते हैं जो चौक की तरह होते हैं, वो आपको किस टाइप के सरफेस पे यूज करना चाहिए? ठीक है, कैसे? फिंगर्स, कैसे मतलब किन चीज़ों से आपको उसको ब्लेंड करना चाहिए? फिंगर से कर सकते हैं ब्लेंड, सॉफ्ट पेस्टल फिंगर से बहुत लोग करते हैं। कॉटन स्वैप, कॉटन से यूज़ करते हैं, और पेपर स्टम्प, पेपर स्टम्प से वो उसको मिक्स करते हैं। वट इज स्प्रेड ओवर फिनिश्ड सॉफ्ट पेस्टल आर्टवर्क्स टू प्रोटेक्ट देम, तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल की बात नहीं कर रही बच्चों, सॉफ्ट पेस्टल की कर रही हूँ, जो चौक जैसे होता है। जब हम उन चौक वाले कलर्स को आप ब्लेंड करके एक आर्टवर्क रेडी करते हो, तो उसका क्या होगा? कुछ टाइम बाद जब लोग उस आर्टवर्क को हाथ लगाएंगे, बार बार क्या होगा? वो कलर बाहर निकलेगा, राइट। तो उसको फिक्स करने के लिए आप क्या फिनिश्ड, मतलब उस पेंटिंग को क्या स्प्रे करते हो कि वो आप पूरी पेंटिंग आपकी फिनिश हो जाए? उसके ऊपर आप फिक्स इट करते हो। क्या करते हो? फिक्स इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, कैनवस पे हम ऑयल पेंटिंग करते हैं बट वो कलर बाहर नहीं निकले, इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं? वार्निश करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, एक पेंटिंग में आपने सॉफ्ट पेस्टल है, चौक वाले कलर्स का यूज़ करा है, उसके ऊपर फिक्सेड स्प्रे करना होता है दूर से, फिर वो कलर के ऊपर कितना भी उस पेंटिंग के ऊपर लोग हाथ लगाएं, वो जो चौक का कलर है कभी हाथ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसके ऊपर फिक्सेड स्प्रे करना पड़ता है। विच पेपर सरफेस इज बेस्ट फॉर सॉफ्ट पेस्टल, ऐसा कौन सा पेपर सरफेस है टूथ इज बेस्ट फॉर सॉफ्ट पेस्टल, कौन सा होता है? रफ एंड टेक्सचर्ड, सॉफ्ट पेस्टल के लिए, क्योंकि वो उसका खुद का टेक्सचर काफी रफ है, तो हम कौन सा लेते हैं? रफ एंड टेक्सचर्ड। 32 क्वेश्चन देखो, ऑयल पेस्टल्स आर बाउंड विद, ऑयल पेस्टल्स जो होते हैं आपके क्रियॉन्स जो होते हैं वो किस मटेरियल के होते हैं? गम अरेबिक, नो। वाटर एंड चॉक, नो। नॉन ड्राइंग ऑयल एंड वैक्स, उसमें क्या होता है? ऐसा ऑयल डला होता है जो सूखे ना, नहीं तो आप बोलोगे ऑयल पेस्टल को हम सर्दियों में देखेंगे तो उसमें से तो ऑयल जमा हुआ होगा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो जो ऑयल पेस्टल होता है उसमें कैसे होता है? नॉन ड्राइंग ऑयल होता है, ऐसा ऑयल जो कि आपका ड्राई ना हो। स्क्रैचिंग थ्रू अ डार्क ऑयल पेस्टल लेयर टू रिवील लाइटर कलर अंडरनीथ इज कॉल्ड, अगर हम एक डार्क ऑयल पेस्टल लेयर को बार बार आप क्या कर रहे हो? उसको स्क्रैच कर रहे हो, ठीक है, कि उसमें से लाइटर कलर आपका दिखाई दे, तो इसको क्या बोलते हैं? इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? स्क्रम्बलिंग, ग्लेजिंग, इम्पास्टो बिल्कुल भी नहीं, इसको क्या बोलते हैं? स्कैफिटो। आपका जो ये सग्रैफिटो है, सग्रैफिटो आपका काम क्या करता है? आपने देखा होगा, बच्चे हम लोग बचपन में करते थे, क्या करते थे हम लोग? येलो कलर लिया, ऑरेंज कलर लिया, ग्रीन कलर लिया, पूरे पेपर पे येलो ऑरेंज ग्रीन कर दिया, उसके ऊपर ब्लैक कर दिया, फिर एक पेन लेके स्क्रैचिंग कर दी, या कुछ शार्पनर लेके स्क्रैच कर दिया, तो पीछे के कलर, ब्लैक के पीछे आपके ऑरेंज और येलो कलर दिखाई देते थे, वो क्या होता है? आपका स्क्रैफिटो कहता है। अनलाइक सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल डू नॉट रिक्वायर, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल जो होते हैं आपके पाउडर वाले होते हैं, है ना,
ऐसे कलर जो सिर्फ आपके पाउडर के बने होते हैं उन्हें हम सॉफ्ट पेस्टल बोलते हैं, उसके ऊपर हमें फिक्सिट स्प्रे करना होता है। बट ऑयल पेस्टल को क्या ज़रूरत नहीं होती, फिक्सिट की ज़रूरत नहीं होती टू प्रिवेंट डस्टिंग, क्योंकि ऑयल पेस्टल हाथ में ऐसे नहीं आता। सॉफ्ट पेस्टल तो चौक का है तो वो आ जाता है। हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग आर कॉमनली यूज टू, आपकी जो हैचिंग होती है, पेंसिल शेडिंग में आप हैचिंग करते हो, क्रॉस हैचिंग करते हो, ये किस लिए कॉमनली यूज होता है? हार्ड पेस्टल्स एंड पेंसिल्स, किस मटीरियल के साथ हम करते हैं क्रॉस हैचिंग एंड हैचिंग? पेंसिल्स के साथ एंड हार्ड पेस्टल्स के साथ। कैन वाटर कलर बी सक्सेसफुली पेंटेड डायरेक्टली ओवर हैवी ऑयल पेस्टल मार्क्स? क्या हम ऑयल पेस्टल के ऊपर वाटर कलर को यूज कर सकते हैं? नो, नेवर, क्योंकि वाटर कलर आपका वाटर का मटेरियल है और ऑयल पेस्टल ऑयल है और ऑयल के ऊपर वाटर नहीं चढ़ सकता। सो नो, द ऑयल रिपेल्स द वाटर, सो वी कैन नॉट यूज द वाटर कलर्स अवर ऑयल पेस्टल। व्हेन यूजिंग सॉफ्ट पेस्टल, जब हम सॉफ्ट पेस्टल को यूज करते हैं, अप्लाइंग अ कलर लाइटली ओवर अनदर, और उसके ऊपर हम एक पतला कलर अप्लाई करते हैं। सॉफ्ट पेस्टल के टाइम पे आप शेडिंग करते हो जैसे लाइट और डार्क की, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्कम्बलिंग, या फिर हम लेयरिंग करते हैं। पहले लाइट कलर किया, क्योंकि वो चौक है तो पहले लाइट कलर किया, फिर उसके ऊपर डार्क कलर किया, फिर उसके ऊपर और डार्क कलर किया। तो जब आप एक कलर के ऊपर शेडिंग करने के लिए मल्टी कलर्स यूज करते हो, लेयरिंग करते हो, उसको हम स्कम्बलिंग या लेयरिंग भी बोलते हैं। विच पेपर इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट पेस्टल? सॉफ्ट पेस्टल के लिए कौन सा पेपर सुटेबल नहीं है? ग्लॉसी फोटो पेपर नहीं है। सॉफ्ट पेस्टल के लिए पहले ही बोल दिया कि रफ पेपर चाहिए होता है, तो ग्लॉसी पेपर आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि एकदम चिकने पेपर के ऊपर वो चौक घिसेगी नहीं ना। चौक है वो, तो एक चौक होता है, कलर चौक, तो चलेगी कैसे उसके ऊपर? क्योंकि अगर पेपर एकदम सॉफ्ट होगा, ग्लॉसी होगा, तो इसलिए ये पेपर आपका सुटेबल नहीं है। विच मीडियम इज हाईली यूज फॉर क्विक ड्राई आउटडोर स्टडी? अगर आपको एकदम ये चाहिए कि जल्दी से हमने यूज करा एकदम ड्राई हो जाए, क्विकली हो जाए, तो कौन सा मीडियम बेस्ट है? पेस्टल्स, है ना। आउटडोर स्टडी वगैरह के लिए आप पेस्टल्स यूज करो। अब हम आते हैं कुछ पेंटिंग टूल्स के ऊपर क्वेश्चन। विच ब्रश हैज अ स्क्वायर्ड एंड गुड फॉर बोल्ड स्वीपिंग स्ट्रोक्स? एक ऐसा ब्रश जिसके आगे से स्क्वायर एंड है, मतलब एक ऐसा ब्रश जो आगे से फ्लैट है ना, उसके ब्रिसल्स उठे हुए नहीं है। जैसे आपके अलग अलग पेंट ब्रशेस होते हैं मार्केट में, राउंड ब्रश होता है जिसकी जो आगे की टिप होती है वो राउंड होती है। ऐसी ब्रश जो आगे से एकदम एक सार है उसको हम बोलते हैं फ्लैट ब्रश, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है। अब ब्रश विद अ पॉइंटेड टिप, अगर किसी की पॉइंटेड टिप होगी तो वो क्या कहलाएगी? राउंड या फिर लीनियर ब्रश, क्या बोलेंगे? सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 41। चलो अब देखते हैं इसके आंसर्स जल्दी से। हाँ, तो कौन सा ब्रश होगा? वो राउंड एंड लीनियर ब्रश होगा अगर उसकी पॉइंटेड टिप है। विच एनिमल हेयर इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर कलर? वाटर कलर के लिए जो आपका कौन सा ऐसा ब्रश है जिसकी हम बोलते हैं कि इसका तो बहुत अच्छे ब्रिसल्स हैं, वो क्या होता है? कोलिंस्की स्लेबल। क्या होता है? अगर कोलिंस्की स्लेबल, तो अगर वो आपका बोल रहा है कि कोलिंस का स्लेबल का जो आपका एनिमल हेयर है ये बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। वट इज द टूल यूज बाय आर्टिस्ट टू मिक्स देयर पेंट्स कॉल्ड? अगर हमें दो पेंट को आपस में मिक्स करना है तो क्या यूज करेंगे? कलरिंग पैलेट, पैलेट आती है ना, वाटर कलर पैलेट, उसमें आप कलर को मिक्स करते हो। वट इज एन ईजल यूज फॉर? ईजल किस लिए यूज होता है? ईजल आपने देखा होगा, कैनवस का जो स्टैंड होता है उसको ईजल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी कैनवस को बड़े बड़े आर्टिस्ट क्या करते हैं? नीचे रख के थोड़ी पेंट करते हैं, कैनवस स्टैंड पे रख के वो करते हैं। तो जो कैनवस स्टैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? ईजल। और वो किस काम के लिए होता है? टू होल्ड द कैनवस पेपर अपराइट। द टूथ ऑफ अ पेपर रिफर्स टू, अगर मैं बोलूँ किसी पेपर का तुथ क्या है? तुथ क्या होता है? उसका टेक्सचर क्या है? तुथ का मतलब क्या होता है? टेक्सचर या फिर रफनेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर का जो टेक्सचर है या रफनेस है उसे हम तुथ बोलते हैं। हाउ शुड वाटर कलर ब्रशेज बी स्टोर्ड आफ्टर क्लीनिंग? आफ्टर आपने काम कर लिया, वाटर कलर ब्रश को कैसे इधर उधर फेंक दोगे? क्या करोगे? लाइंग फ्लैट और सस्पेंडेड ब्रिसल साइड अप। क्लीन करने के बाद, पोंछने के बाद हमेशा अपने ब्रश को जब हम स्टैंड में या पैकेट में रखते हैं तो जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में होने चाहिए। तो योर लाइंग फ्लैट और सस्पेंडेड ब्रिसल साइड अप, वो आपके ऊपर की डायरेक्शन में। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लीन ब्रशेज यूज्ड फॉर वाटर कलर एंड पोस्टर कलर? आपने जो ब्रशेज वाटर कलर और पोस्टर कलर में यूज करें उन्हें आप साफ कैसे करोगे? माइल्ड सोप एंड कूल्ड वाटर, है ना, अपने ठंडे पानी से हल्का सा सोप लगा के आप वॉश कर लो, ठीक है। A plastic palette with deep wells is best suited for, डीप वेल्स का मतलब है उसमें बड़े बड़े
प्लास्टिक की आपकी पैलेट होती है, वुडन पैलेट भी होती है, बहुत सारी आपके मिक्सिंग पैलेट होती हैं, तो उन पैलेट में वो कह रहे हैं कि जिसमें बड़े बड़े गड्ढे डले हों वो किस लिए बहुत अच्छी तरीके से काम आती है, मिक्सिंग योर पोस्टर कलर्स एंड वाटर कलर को मिक्स करने के लिए और पोस्टर कलर को मिक्स करने के लिए प्लास्टिक पैलेट बहुत काम आती है। अ मॉप ब्रश इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है मॉप ब्रश, टेल मी, क्रिएटिंग वेरी लार्ज एंड वेट वॉशेज ऑफ वाटर कलर, वाटर कलर का बड़े बड़े वॉशेस क्रिएट करना है, बहुत बड़े बड़े आपको लार्ज एरिया करना है, उसके लिए क्या बोलते हैं हम मॉप ब्रश यूज करते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस कैन बी यूज इन वाटर कलर पेंटिंग टू, हम स्पॉन्ज यूज करते हैं, आपने देखा होगा वाटर कलर पेंटिंग में क्या यूज करते हैं, स्पॉन्ज यूज करते हैं, राइट। स्पॉन्ज किस लिए करते हैं, ड्रॉ फाइन लाइन्स, नो, मिक्स ड्राई पिगमेंट, नो, लिफ्ट ऑफ वेट पेंट टू क्रिएट फॉइलेज टेक्सचर, तो कभी कभार हमें एकदम टेक्सचर चाहिए, टेक्सचर के लिए स्पॉन्ज का यूज करते हैं, बार बार कलर लिया स्पॉन्ज लगाया तो एक अच्छा सा टेक्सचर देता है ना, या फिर जो हमारा वेट पेंट है अगर हमें उसको उठाना है उसको लिफ्ट करने के भी काम आता है। 50 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई हम चैप्टर उसके, चैप्टर आपके यूनिट 2 के भी कर चुके हैं, अब मैं करवाने वाली हूँ यूनिट 3, आ जाओ। लास्ट यूनिट के 50 क्वेश्चंस बचे हैं, 100 MCQs कर चुके हैं, अब लास्ट 50 क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, जल्दी से करते हैं। द फेमस म्यूरल बोधिसत्व पद्मानी इज लोकेटेड इन विच केव, कौन सी केव में बोधिसत्व पद्मानी दिखाई देते हैं, केव नंबर 1 है ना, पता है केव नंबर 1। व्हाट डज द वर्ड पद्मानी मीन, पद्मानी का मतलब क्या होता है, पद्मानी का मतलब है जो कि लोटस को होल्ड करे, है ना, वन हु होल्ड्स द लोटस इज कॉल्ड एज पद्मानी। व्हाट इज द मीडियम और टेक्निक यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग, आपने देखा होगा जो बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग है उसको बनाने के लिए कौन सा मीडियम यूज किया है, कौन सी टेक्निक यूज करी है, फ्रेस्को म्यूरल, कौन सी करी है, फ्रेस्को म्यूरल। विच कलर इज द लोटस हेल्ड बाय बोधिसत्व, बोधिसत्व के हाथ में जो लोटस है वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, कौन से कलर का है, ब्लू। द म्यूरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड, ये जो म्यूरल है बोधिसत्व पद्मानी किस हिस्टोरिकल पीरियड में बना हुआ है, ये कौन से हिस्टोरिकल पीरियड में बना था, इसका आंसर होगा आपका वेंकटावा और गुप्ता पीरियड, राइट, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है कि वो खाली गुप्ता पीरियड थे तो भी आप इस पर टिक लगाओगे, अगर वो खाली वक्तावा भी देंगे तो भी आप इस पर टिक करोगे, ठीक है। वक्तका एंड गुप्ता पीरियड विच डिस्क्राइब द आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ पद्मानी फीचर, पद्मानी फिगर का क्या आर्टिस्टिक स्टाइल है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है, ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है, इसमें रिदमिक लाइंस दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एक्सप्रेशन है, बोधिसत्व को बहुत ज़्यादा पीसफुल दिखाया गया है। इन द म्यूरल बोधिसत्व इज वेयरिंग अ क्राउन डेकोरेटेड विद, यहाँ पे जो बोधिसत्व को दिखाया गया है एक क्राउन पहने हुए दिखाया गया है, ये किस चीज़ से डेकोरेट हो रखा है, फेदर से नहीं, फ्लावर से नहीं, गोल्ड कॉइन से नहीं, सफायर एंड ज्वेलर, किससे करा हुआ है, सफायर एंड ज्वेलर से। द बोधिसत्व बॉडी इज डिपिक्टेड विद ब्रॉड शोल्डर, बोधिसत्व को बिल्कुल ब्रॉड शोल्डर के साथ दिखाया है और नैरो वेस्ट के साथ दिखाया है। अ पोज विच इज नोन एज, इस पोज को हम क्या बोलते हैं, त्रिभंगा भी बोल सकते हैं, ठीक है, त्रिभंगा बोलते हैं, राइट, कि जिसमें शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और वेस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो क्या बोलते हैं, त्रिभंगा। अराउंड द बोधिसत्व नेक देयर इज अ प्रोमिनेंट नेकलेस मेड ऑफ, जो बोधिसत्व का नेक है वहां पे जो नेकलेस बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है, पर्ल से, ठीक है, डायमंड से बिल्कुल भी नहीं, रुद्राक्ष नहीं, पर्ल इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। इन द बैकग्राउंड ऑफ म्यूरल द आर्टिस्ट हैज पेंटेड, ये जो बोधिसत्व की जो पेंटिंग है इसके बैकग्राउंड में क्या है, मंकी, पिकॉक एंड स्मॉलर फिगर है, बिजी सिटी दिखाई गई है, ब्लैंक स्पेस दिखाई गया है, या बैटल फील्ड दिखाई है, तो क्या दिखाया है, मंकीज, पिकॉज एंड स्मॉलर फिगर्स। द अजंता केव्स वर कार्व्ड इनटू अ क्लिफ फेस, एक जो अजंता की जो केव्स हैं उनको हमने क्लिफ फेस ओवर लुकिंग विच रिवर, तो जो उसका जो केव है ये किस फेस की तरफ दिखाई देता है, कौन सा, वगोरा। कल बहुत बच्चों ने इसका आंसर गंगा बताया था, गंगा नहीं होगा, आंसर क्या होगा, गंगा हो सकता है, यमुना हो सकता था, या वगोरा या गोदावरी, तो इसका आंसर होगा वगोरा।
द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ बोधिसत्व पद्मानी कन्वेज, जो बोधिसत्व पद्मानी का जो फेस है ये क्या कन्वे कर रहा है, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल कामनेस, बहुत ही काम फेस है, बहुत ही ज़्यादा कंपैशन शो करता है। लायन कैपिटल के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों सारनाथ में जो है, द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वॉज कमीशनड बाय विच एम्परर, किस एम्परर के टाइम में ये कमीशन हुआ था, बनाया गया था लायन कैपिटल, अशोका के टाइम पे। कौन से टाइम पे, अशोका के। व्हाट मटेरियल इज द लायन कैपिटल मेड फ्रॉम, लायन कैपिटल कौन से मटेरियल से बना हुआ है, पॉलिश चूनर, हो सकता है वहां पे चूनर ना लिख के आए हो, खाली पॉलिश सैंडस्टोन हो तो खाली पॉलिश सैंडस्टोन को टिक कर देना, ठीक है। कौन से मटेरियल, टेराकोटा नहीं होता, ब्रॉन्ज नहीं है, व्हाइट मार्बल नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाइट मार्बल और सैंडस्टोन में, आंसर क्या होगा, पॉलिश सैंडस्टोन। हाउ मेनी लायंस आर सीटेड बैक टू बैक, इसमें कितने लायंस को बैक टू बैक दिखाई गया है, 3 4 5 2, कितने 4। बच्चों ने कल मुझे आंसर 5 दे रहे थे, भाई इसमें जो लायन बैठे हैं वो 4 ही तो बैठे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में। वट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लायन कैपिटल टुडे, आज के टाइम में जो सारनाथ का लायन कैपिटल है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है, इट्स आर नेशनल एम्बलम, वो क्या है आपका नेशनल एम्बलम है। विच एनिमल आर कार्व्ड ऑन द अबैकस, जो आपका लायन कैपिटल है उसके नीचे का जो अबैकस है उसमें कौन से आपके एनिमल्स कार्व करे हुए हैं, 4 एनिमल है, कौन से हैं आपके, एलिफेंट हॉर्स बुल लायन, कौन से हैं, एलिफेंट हॉर्स बुल लायन। कल बच्चे पिकॉक कह रहे थे, पिकॉक तो बर्ड है, पहली बात तो बर्ड है तो वो उसमें है ही नहीं अबैकस में, ठीक है। डियर भी नहीं होते, जो आपके स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है, हॉर्स की तरह भागना चाहिए, एलिफेंट, लायन एंड बुल, ठीक है। द व्हील धर्म चक्र ऑन द लायन कैपिटल रिप्रेजेंट, जो आपका धर्म चक्र है, ठीक है, वो जो व्हील है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। अगर वो आपको बोले कि साइकिल एंड चेंजेस इन टाइम एंड इवोल्यूशन तो आंसर वो होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में आंसर था द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो आप क्या आंसर दोगे, द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। द बेस ऑफ द लायन कैपिटल ओरिजिनली फीचर्ड एंड इन्वर्टेड, वहाँ पे जो बेस है, जो आपका बेस है लायन कैपिटल का, उसमें इन्वर्टेड उल्टा क्या बना हुआ है, मैंगो ट्री, बिल्कुल भी नहीं, बेल नहीं, लोटस फ्लावर, क्या बना हुआ है, लोटस फ्लावर। लायन कैपिटल में आपने देखा होगा कि लोटस कैपिटल इन्वर्टेड बना हुआ है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, द गैलोपिंग हॉर्स ऑन द अबैकस रिप्रेजेंट, हॉर्स क्या शो करता है, बुद्धा डिपार्चर फ्रॉम हिज रॉयल लाइफ, जो उसकी रॉयल लाइफ थी बुद्धा की, उनका जो डिपार्चर है वो शो करता है गैलोपिंग हॉर्स। एलिफेंट शो क्या करता है, बेसिकली क्वेश्चन लायन कैपिटल का ये भी हो सकता है कि जो 4 एनिमल्स हैं ये क्या क्या शो करता है, हॉर्स क्या शो कर रहा है, बुद्धा डिपार्चर फ्रॉम हिज रॉयल लाइफ। एलिफेंट क्या शो करता है, क्वींस माया ड्रीम, बुद्धा का कंसेप्शन था बेसिकली, ये जो फर्स्ट लॉर्ड बुद्धा का सरमन है धर्म चक्र, उसी के अराउंड ये 4 एनिमल्स भी आपके घूमते हैं। जैसे कि डिपार्चर के लिए हॉर्स था, उनकी जो माया ड्रीम है क्वीन का, उसके लिए क्या था आपका, एलिफेंट था। बुल क्या शो करता है, द जोडेक साइन ऑफ टॉरस, या फिर इसका आंसर द जोडेक साइन ऑफ टॉरस नहीं होगा, इसका आंसर होगा मंथ ऑफ बुद्धाज बर्थ, किस महीने में बुद्धा का बर्थ हुआ था वो शो करता है आपका बुल। एम्परर अशोका इरेक्टेड दीज पिलर अक्रॉस हिज एम्पायर टू, जो एम्परर अशोका हैं उन्होंने ये पिलर्स को बनाया था अपने एम्पायर के लिए, है ना, किस लिए, टू, क्यों बनाया था इन पिलर्स को, टू स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग, जो धर्म है उसको सिखाने के लिए, उसकी बुद्धिस्ट टीचिंग को स्प्रेड आउट करने के लिए अशोका ने ये पिलर्स बनवाए थे। द 4 लायन फेसिंग ऑल 4 डायरेक्शन सिम्बोलाइज, जो हमारी 4 डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसमें आपके 4 लायन है, तो ये क्या शो करता है, पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। यह क्या कहते हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, वी आर प्राइड, वी आर पावरफुल एंड वी हैव द करेज, तो ये आपके 4 शो करते हैं, ठीक है। तो अगर वो बोले 4 डायरेक्शन आपकी ये शो करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये 4 डायरेक्शन में बैठे तो हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पर उसने बोला है सिम्बोलाइज। इसमें बच्चे गलती क्या करके आएंगे, अगर क्वेश्चन ये पूछा द 4 लायन फेसिंग ऑल 4 डायरेक्शन, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है 4 डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन का नाम नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है सिम्बोलाइज क्या कर रहा है, ये आपको क्या ऐसा फील करवाता है, मतलब क्या है इसका सिग्निफिकेंस है, तो आप बोलोगे पावर है, करेज है, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। कैलाशनाथा टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लास्ट 25 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से करते हैं। द कैलाशनाथा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन सी में, महाराष्ट्र,
कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वट इज द मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ दिस टेम्पल? ये जो कैलाशनाथा टेम्पल है, इसका बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चरल फीचर्स इसके बहुत फेमस है, बहुत रिमार्केबल है। तो इसकी खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत कैलाशनाथा की यही है कि ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब एक बड़ा पर्वत था, उस बड़े पत्थर के साथ, बेसिकली रॉक के साथ, उसको ऊपर से कार्व किया है। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो नीचे से ऊपर बनाते हैं, नीचे ईंट लगाएंगे और ईंट लगाएंगे और ईंट लगाएंगे और ईंट लगाएंगे और वो बढ़ता चला जाएगा। बट मैं बोल रही हूँ एक ऐसा आर्किटेक्ट जो कि ऊपर से टूट टूट के नीचे तक बनाए, वो क्या आपका कहलाता है? बेसिकली आपका मोनोलिथिक कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। द कैलाशनाथा टेम्पल इज केव नंबर डैश एट इलोरा। तो इलोरा के कौन से केव नंबर पे है? 16। बच्चों कल कंफ्यूज हो गए थे जब मैंने पूछा बोधिसत्व पद्मानी अजंता की कौन सी केव में है, तो 16 बोल रहे थे, वो 1 है। कैलाशनाथा कब है? 16 है। विच डाइटी इज द टेम्पल प्राइमरीली डेडिकेटेड टू? तो कौन सी डीटी को ये टेम्पल बहुत ज्यादा प्राइमरीली डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा। कैलाशनाथा टेम्पल किसके लिए? कैलाशनाथा, कैलाश नाम ही पता चल रहा है किसके लिए? भगवान शिव के लिए, लॉर्ड शिव। द टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग विच रीन ऑफ विच डायनेस्टी? कौन से डायनेस्टी के टाइम पे ये टेम्पल बना है? मौर्यन, गुप्ता, राष्ट्रकूटा या फिर आपका चोला? कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे बना है? जल्दी से बताओ बच्चों कमेंट करके। एक लास्ट पेज बताइए, इसमें दिखा नहीं रहा, ये रहा लास्ट पेज। चलो जल्दी से करते हैं ये वाला। आपका राष्ट्रकूटा के आपके जो टाइम है, डायनेस्टी है, जैसे कि बोधिसत्व पद्मानी गुप्ता पीरियड की थी, तो ये कौन से पीरियड की है? राष्ट्रकूटा। विच वॉज कमीशन बाय विच राष्ट्रकूटा किंग? यहाँ का कौन सा, ये जो आपका राष्ट्रकूटा किंग कौन सा फेमस था जिन्होंने ये बनाया? कृष्णा वन। क्या? कृष्णा वन। नेक्स्ट, द टेम्पल फीचर अ प्रोमिनेंट स्कल्पचरल रिलीफ डिपिक्टिंग। तो ये जो एक टेम्पल का फीचर है, ये क्या दिखाता है? रावना शेकिंग माउंट कैलाश, ठीक है। ये क्या दिखाता है आपको? रावना शेकिंग माउंट कैलाश। द रॉक आउट ऑफ विच टेम्पल इज कार्व्ड? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सी रॉक से टेम्पल बना है। तो ये कौन सी रॉक से बना है? मार्बल से तो बना नहीं है, सैंडस्टोन से बना नहीं है, ग्रेनाइट से बना नहीं है। क्या आंसर है? बसाल्ट रॉक। जो बसाल्ट रॉक होती है, ठीक है, वोल्केनिक रॉक होती है, उससे ये टेम्पल बना हुआ है, कैलाशनाथा टेम्पल, जो कि महाराष्ट्र में। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ कैलाशनाथा टेम्पल इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच स्टाइल? कौन से स्टाइल से ये टेम्पल बनाया गया है? अलग अलग देखो टेम्पल की शेप होती है, कोई आपकी ट्रायंगुलर शेप होती है, कभी कभी कोई राउंड शेप होती है, कोई आपका आगे से ब्रॉड होता है, ऊपर से छोटा होता है। तो ये जो टेम्पल का आर्किटेक्ट है, ये कहीं से तो स्टाइल कॉपी किया होगा। तो कहाँ से कॉपी किया है? द्रविडियन स्टाइल। कहाँ से? द्रविडियन स्टाइल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरा स्टाइल नहीं, वैसारा स्टाइल नहीं, इंडो इस्लामिक बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है? द्रविडियन स्टाइल है। द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल फीचर टू मैसिव फ्री स्टैंडिंग। जो कोर्टयार्ड है कैलाशनाथा टेम्पल का, उसमें वहां पे 2 आपके मैसिव क्या है? विक्ट्री पिलर्स। क्या है? विक्ट्री पिलर्स। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स लाइफ साइज कार्विंग ऑफ विच एनिमल? तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कार्विंग करी है, कौन से एनिमल की करी है? एलिफेंट की। तो आपने देखोगे कि कैलाशनाथा टेम्पल का जो फ्रंट गेट है, वहाँ पे आपकी एलिफेंट की कार्विंग आपको दिखाई देगी। इंडियन फोक आर्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, द इंडियन स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट का। तो जल्दी से देखते हैं उसे। मधुबनी फोक आर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम मिथिला रीजन। मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि मधुबनी पेंटिंग को कौन सी पेंटिंग बोलते हैं? मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। और कहाँ की ये बहुत ज़्यादा फेमस है? बिहार की, है ना, बिहार की है। और क्योंकि ये मिथिला रीजन से आई है। ट्रेडिशनली हु क्रिएटेड द मधुबनी पेंटिंग? किन्होंने मधुबनी पेंटिंग को चालू किया करना? तो वुमेन ऑफ दिस रीजन, जो वहाँ की औरतें थी, उन्होंने घर को सजाने के लिए वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग को चालू किया। तो घरों के ऊपर पहले पेंटिंग होती थी। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि उसमें कोई भी स्पेस खाली नहीं रहती है, ठीक है। जैसे उसने बोला है यूजिंग ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मल्टी कलर होती है। रियलिस्टिक 3D शेडिंग, बिल्कुल भी नहीं। लीविंग अ लॉट ऑफ वाइट एम्प्टी स्पेस, नहीं, आप खाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते मधुबनी पेंटिंग में। तो ये क्या है? लीविंग नो एम्प्टी स्पेस। पूरी पेंटिंग आपको भरनी है, कोई भी खाली स्पेस नहीं छूटोगे। व्हाट काइंड ऑफ कलर्स आर ट्रेडिशनली यूज इन मधुबनी? मधुबनी में कौन से काइंड ऑफ कलर्स आपको दिखाई देते हैं? बताओ।
पहले के टाइम पे जब मधुबनी होती थी तो एक्रेलिक पेंट और पोस्टर कलर्स तो थे ही नहीं, तो कौन से आपके कलर्स यूज होते थे? सिंथेटिक एक्रेलिक्स नहीं, ऑयल पेंट्स नहीं, नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट फ्रॉम प्लांट्स। क्या यूज होता था? नेचुरल डाइज, जो हमें प्लांट से नेचुरल डाई और पिगमेंट मिल रही है वो। इन मधुबनी व्हाट इज कोहबर? कोहबर क्या होता है? कोहबर मतलब अ स्पेशली पेंटेड रूम फॉर न्यूली वेड्स। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में बहुत जगह पे दिखाया जाता है कि जो लोग तुरंत शादी करते हैं तो उनका जो रूम होता है, ठीक है, वो जो पेंट करा जाता है उसको कोहबर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन थीम इन मधुबनी आर्ट? मधुबनी आर्ट में सबसे ज़्यादा आपको रामायणा, महाभारता एंड डेली लाइफ के आपको सीन्स दिखाई देते हैं। द कंचनी स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज करेक्टराइज्ड बाय, तो अलग अलग स्टाइल है मधुबनी के, है ना? आपको पता है कि 5 कौन से डिफरेंट स्टाइल होते हैं, वो रिविजन वाली वीडियो में बताया भी है मैंने। तो जो कंचनी है, कंचनी स्टाइल है मधुबनी पेंटिंग का, वो क्या शो करता है? फाइन लाइन वर्क एंड हैचिंग, पतला पतला बारीकी काम, इंट्रिकेट लाइन वर्क करना और हैचिंग, वो क्या होता है? कंचनी वर्क। वॉरली पेंटिंग इज ट्राइबल आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? तो जो वॉरली पेंटिंग है ये महाराष्ट्र की है ना? वॉरली पेंटिंग आपकी महाराष्ट्र की होती है, जो आपकी सिंपल फोक आर्ट होती है आपकी, जिसमें ब्राउन और वाइट पेंट का यूज किया जाता है। द ट्रेडिशनल कैनवस फॉर वॉरली पेंटिंग, तो वॉरली पेंटिंग पहले कहाँ पे होती थी और किस जगह पे करी जाती थी? ठीक है, तो आपको पता है महाराष्ट्र में होती थी, बट एरिया क्या होता था? अ मड काउ डंग प्लास्टर्ड वॉल, तो ये भी दीवारों पे करी जाती थी वॉलिंग पेंटिंग, जो कि आपकी मड, मिट्टी की जो होती थी दीवारें गाँव में, तो मिट्टी की दीवारों पे प्लास्टर्ड वॉल पे काम किया जाता था। व्हाट इज यूज एज द वाइट पिगमेंट? क्योंकि वॉल तो पहले से ब्राउन होती थी, उसी के ऊपर वाइट से पेंटिंग करते थे, तो वाइट के लिए वहाँ पे क्या यूज करते थे? राइस पेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉली पेंटिंग में, वॉली आर्ट को पेंट करने के लिए क्या करते थे? चावल का जो मिक्सचर होता है ना, राइस चावलों का जो पेस्ट होता है, उसको यूज करते थे पानी और गम के साथ। क्या यूज करते थे? राइस पेस्ट को वाटर और गम के साथ। ह्यूमन फिगर्स इन वॉरली आर्ट आर प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, जो ह्यूमन फिगर्स बनाते हो वॉरली आर्ट में, देखो मधुबनी में तो काफ़ी रियलिस्टिक बनाते हो, वॉरली आर्ट में तो आप सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स यूज़ करते हो, तो सर्कल यूज़ करा और ट्रायंगल यूज़ करा ह्यूमन फिगर के लिए। तो ह्यूमन फिगर बनाने के लिए 2 इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल, अपर पार्ट ट्रायंगल का और नीचे पार्ट, तो 2 ट्रायंगल से आप अपना ह्यूमन फिगर बना देते थे। इन वॉरली आर्ट द ट्रायंगल शेप इज इंस्पायर्ड बाय, ट्रायंगल शेप उन्होंने कहाँ से ली? उनमें ये कहाँ से दिमाग आया कि हम सर्कल शेप लें, ट्रायंगल लें? उन्होंने आपकी तरह एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स तो पढ़े नहीं थे कि इतनी शेप होती है, ये होता है, तो कैसे पता चला? माउंटेन से उन्होंने ट्रायंगल शेप उठा लिया, या ट्री की शेप से उन्होंने ट्रायंगल, सन की शेप से सन सर्कल उठाया, ये सारी शेप्स उठाई। अ सेंट्रल मोटिव इन मेनी वॉरली पेंटिंग इज द टारपा, टर्पा, तो एक सेंट्रल मोटिव होता है जिसको हम टर्पा बोलते हैं। व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रम्पेट लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वॉरली पेंटिंग में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा शो करे जाते हैं, जिसमें एक फेमस होता है जिसको बोलते हैं टर्पा। द ट्रेडिशनल वॉरली मैरिज पेंटिंग, तो एक ऐसी पेंटिंग वॉरली मतलब फोक पेंटिंग जो कि मैरिज को शो करती है, उसको क्या बोलते हैं? चौक। आपने देखा होगा एक पेंटिंग होती है कि जिसमें एक ह्यूमन फिगर है और चारों तरफ बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स डांस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? चौक। अनलाइक मधुबनी आर्ट, वॉरली आर्ट प्राइमरली डिपिक्ट, जैसे मधुबनी आर्ट है उसकी उसकी तरह नहीं, पर वॉरली आर्ट क्या डिपिक्ट करती है? विलेज सीन। देखो वहाँ पे मधुबनी आर्ट में तो आपकी रामायण महाभारत की ये सारी कहानियाँ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से शो करी गई हैं, राइट? बट मैं वॉरली आर्ट की बात करूँ तो वॉरली में सिर्फ और सिर्फ डेली लाइफ शो करी है, कि ह्यूमन में हंटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, फिशिंग एक्टिविटीज़ हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, न्यूली वेड हो गए, ये वाली आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिशिंग, डेली एक्टिविटीज़ को शो करा गया। आई होप आपको फुल रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो दिस वीडियो वुड हैव बीन अ वेरी गुड वीडियो फॉर यू गाइज। एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो, एक वन शॉट वीडियो जो हमने 150 MCQs की करी है, इफ़ यू लव दिस, do like it, share among your friend and do subscribe the channel, because I am gonna boost you with a lot of new things also. I am gonna post you, और आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है कब मैं लाइव आ रही हूँ, you can attach and connect with me anytime. Okay, चलो बाय बाय।